नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूँ। एक शायर जो उम्र भर पढ़ा जाता रहा, सुना जाता रहा। एक शायर जो उम्र, ज़िंदगी, जज्बात, सवालात समझता रहा, समझाता रहा अपने शेरों के ज़रिए, गज़लों के ज़रिए। वो शायर जिसके शेर, जिसकी गज़लें उसकी पहचान है। वो शायर जो लिखता है, भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए माँ ने फिर पानी पकाया देर तक। वो शायर जो लिखता है, गुनगुनाता जा रहा था एक फ़कीर, धूप रहती है न साया देर तक। ज़िंदगी जितनी मुश्किल है, हालात जितने बुरे हैं, उनसे निकलने का ज़रिया है। दिन लौटेंगे अच्छे भी, यह वही गज़ल कहती है आगे चल कर के। ये जो बुनावट है, ये जो कारीगरी है, वो इस देश में एक शख्स करता है। नाम है नवाज़ देवबंदी। नवाज़ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि जब किसी आदमी को ज़िंदगी में कुछ भी करने का मन ना करे, वो शायर हो जाता है। तो नवाज़ देवबंदी कैसे हो गए? पहली बात तो ये है राणा जी, आपने जो मेरा तारुफ, मेरा इंट्रोडक्शन कराया और उसमें अपने कीमती लफ्ज़ इस्तेमाल किए, मुझे एक बात याद आई कि एक बार एक साहब मिले और कहने लगे कि नवाज़ साहब, 500 रुपये की चेंज है, खुले हैं आपके पास? तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास 500 रुपये खुले तो नहीं हैं, लेकिन आप ऐसा महसूस करते हैं कि मेरे पास 500 रुपये हो सकते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इंडिया न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने ये मौका मुझे दिया। बात ये है कि शायर जो है वो तो हालात बनाते हैं। चाहे किसी से इश्क कर ले, मोहब्बत कर ले, कोई बेवफा निकल आए, कोई बावफा निकल आए। मुझे ऐसा लगता है कि इश्क बुनियादी चीज़ है और इश्क के बगैर शायर नहीं हो सकता कोई आदमी। इश्क किस चीज़ से होगा ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। आमतौर से लोग इश्क ये समझते हैं कि ये जो मतलब जिसको मुआशका दो कहते लोगों हैं, के बीच दो की लोगों के आशिकी बीच होती का जो ताल्लुक़ है तो दो लोगों के बीच का ताल्लुक़ ही, लेकिन शायद लोग गलत समझते हैं। इश्क किसी भी दीवार से हो सकता है, समंदर से हो सकता है, गिरती हुई बूंदों से हो सकता है, गिरते हुए आंसुओं से हो सकता है। नवाज़ देवबंदी किससे हुआ? बहरहाल बगैर इश्क के तो शायरी नहीं हो सकती, लेकिन हमें इश्क जिंदगी से हुआ। आपने याद दिला दिया, मतलब ये कि कुछ राख में कुरेदने की कोशिश की आपने। तो आपको एक बात बताऊं कि जिस ज़माने में मैंने शायरी शुरू की, तो उस ज़माने में मैंने एक गीत लिखा कि जब मुझे भूल जाने को जी चाहेगा, फिर मेरे गीत गाने को जी चाहेगा। उसके बाद ही फिर मुझे एक ख्याल आया, तो मैंने ये लिखा कि इस महजबी के नाम, ना उस जल परी के नाम, जी चाहता है गीत लिखूं जिंदगी के नाम। क्या बात! तो मैंने फिर गीत और गज़ल जिंदगी के नाम कर दी। जिंदगी कोई भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, माशूका भी हो सकती है, मुल्क भी हो सकता है, मिट्टी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन शायद शायरी की आधारशिला इश्क ही है, मोहब्बत ही है। और मैं तो एक बात और मानता हूँ राणा जी कि मोहब्बत जिंदगी की भी आधारशिला मोहब्बत ही है। जिस मुआशरे, जिस समाज में मोहब्बत नहीं है, उसको खोखला समझा जाए। बहुत सारे पेड़ बहुत तने वाले होते हैं, लेकिन अंदर से खोखले होते हैं, ज़रा सी हवा में गिर जाते हैं। मोहब्बत का दरख्त बहुत मजबूत होता है, आंधियाँ भी गिराना चाहें तो गिरता नहीं है। मैं आपके ज़िंदगी में बहुत दूर तक चलूं, गहराइयों में उतरूं, उससे पहले मैं निकल रहा था आपका इंटरव्यू करने के लिए, तो मुझसे कहा मेरे दोस्तों ने कि आप पूछिएगा कि तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। जब नवाज़ साहब लिख रहे होंगे तो जहन में क्या होगा, और ऐसा लिखने का जो माहौल था वो कैसे बना होगा? देखिए, माहौल के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आदमी सिर्फ अपनी माशूका से ही बात करे। देखिए, कभी कभी बड़ा ज़रूरी हो जाता है। आप शरारत कर रहे हैं। तो नहीं, आप जिस बारीकी से लिखते हैं। ये एक रोमांटिक गज़ल है और
होता ये है कि हमेशा हम जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ हम सोचते हैं, उसी को गजल बनाएं, ये जरूरी नहीं है। कभी हम उस लम्हे को जी कर के गजल बनाते हैं, कभी हम उसको सुन कर के गजल बनाते हैं, कभी पढ़ कर के गजल बनाते हैं, कभी देख कर गजल बनाते हैं। तो इसलिए ये क्यों हुई गजल, कैसे हुई, ये तो मुझे याद नहीं पड़ता, लेकिन इस गजल ने मकबूलियत की सारी सरहदें पार की। खास बात यह है कि जगजीत सिंह साहब ने इसको गाया भी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। और गाया ही नहीं बल्कि, और गाने के भी दो तरीके हैं। आदमी गले से गाता है, लेकिन कभी कभी अंतरात्मा से गाता है, अंदर से गाता है। ऐसा ही लगता है कि जगजीत सिंह आपकी जो दूसरी गज़ल है वो भी उन्होंने बहुत ही कायदे से गाई, और जब भी सुने तो लगता है कि क्या गाया है। वो रुला कर हंस न पाया देर तक, जब मैं रोकर मुस्कुराया देर तक, जिसके कुछ शेर मैंने आपको शुरुआत में पढ़े। क्राई फॉर क्राई एक एल्बम आई थी, क्राई फॉर क्राई, जगजीत सिंह साहब। तो जगजीत सिंह साहब के साथ ताल्लुक़ कैसे बना आपका? असल में एक मुशायरा था, हम गए थे मुंबई मुशायरे में। मेरा इब्तदाई ज़माना था, तकरीबन मेरा ख्याल से मुझे लगता है 82 में। बहुत बड़ा मुशायरा था और मेरी ज़िंदगी का उस वक्त का सबसे बड़ा मुशायरा था। और एक जगह होती थी मुंबई में, धोबी तालाब, उसके वो ऑडिटोरियम था, मैदान था, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे धोबी तालाब आज तक याद है। और हिंदुस्तान के बड़े लोग थे उसमें मजरू सुल्तानपुरी साहब थे, आनंद बख्शी थे, हसरत जयपुरी थे, कैफी आज़मी थे, अली सरदार जाफरी साहब थे, खुमार बाराबंकवी साहब थे, बशीर बद्र साहब थे, कृष्ण बिहारी नूर साहब थे। तो ये बड़े लोग उसमें मौजूद थे और मलिकज़ादा मंजूर साहब उसका कंडक्शन कर रहे थे। तो ये गज़ल मैंने वहाँ पढ़ी और कमाल की बात ये थी राणा जी के जो नीचे सुनने वाले थे उसमें दलीप साहब नीचे बैठ कर के सुन रहे थे, धर्मेंद्र जी नीचे बैठ के सुन रहे थे, और एक आर्टिस्ट हुआ करते जो, मुझे ज़्यादा फिल्मों से कोई ऐसा अटैचमेंट तो नहीं है, लेकिन ओम प्रकाश एक मतलब एक, जी हाँ, अदाकार थे, वो थे। महमूद एक अदाकार, और एक अदाकार हुआ करते थे वो हंसे के, मतलब उनका नाम था मुकरी, शायद मुकरी साहब, वो बहुत छोटे से कद के मुकरी, वो भी थे। और बहरहाल कौन कौन नहीं था उसमें, बड़े बलराज साहनी मौजूद थे उसके अंदर, और एक सलमा सिद्दीकी एक बहुत बड़ी नावलिस्ट हुआ करती थी, वो मौजूद थी। तो उस वक्त जब, अच्छा मैं सबसे छोटा था, सबसे नया था, सबसे कम उम्र था, सबसे कम इल्म था, तो मुशायरा मेरे ही से शुरू हुआ। तो मैंने इस गजल से मुशायरा शुरू किया, तेरे आने की जब खबर में। नहीं, अच्छा, ये वो रुला कर हंस न पाया देर तक। जी हाँ। तो और वो गजल सुनाई, गजल सुपर डुपर हिट हो गई मेरी। अच्छा, नौजवान था, आवाज ठीक ठाक दी थी मुझे कुदरत ने, तो मैंने जब वो तरन्नुम से पढ़ी तो उसका मजा ही कुछ और आया। हमारे दर्शकों के लिए एक शेर तरन्नुम पढ़ दीजिए, क्योंकि क्या आवाज है। बहुत मुद्दतें हो गई पढ़े हुए, लेकिन पढ़े एक शेर। वो रुला कर हंस ना पाया देर तक, वो रुला कर हंस ना पाया देर तक, जब मैं रोकर मुस्कुराया देर तक, भूलना चाहा कभी उसको अगर, भूलना चाहा कभी उसको अगर, और भी वो याद आया देर तक, कि भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए, भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए, माँ ने फिर पानी पकाया देर मेरी तक। रोंगटे भी खड़े हो गए साहब।
आपकी कलम जो है ना। राणा जी, एक शेर मैं अपनी जिंदगी का सबसे कीमती शेर सुनाता जी हूँ। जी। अभी पिछले दिनों एक किताब आई थी मेरे ऊपर, दुनिया के 100 बड़े लोगों ने, उसमें राइटर भी हैं, शायर भी हैं, कवि भी हैं, अली सरदार जाफरी साहब, गोपाल दास नीरज साहब, डॉक्टर बशीर बद्र साहब, वसीम बरेलवी साहब, राहत इंदौरी साहब, जावेद अख्तर साहब, इन सब लोगों ने 100 आर्टिकल लिखे हैं। उसका नाम है जर्रा नवाजी। जरा नवाजी। तो ये 550 पेजेस पर है। तो सब लोगों ने जो मेरा सबसे ज्यादा शेर कोट किया वो मैं आपको सुनाता हूं जी बिल्कुल। कि वो रुला कर हंस ना पाया देर तक, जब मैं रो कर मुस्कुराया देर तक। लोगों को तो पसंद है लेकिन मुझे भी बहुत अजीज है। गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है न साया देर तक, वो रुला कर हंस न पाया देर तक, जब मैं रो कर मुस्कुराया। नवाज साहब, आपको सुनते समय, आपके लिखे को पढ़ते समय या किसी ने गाया है तो उसको सुनते समय ऐसा लगता है कि कोई कारीगर जो है वो जरीदोज़ी कर रहा है, वो जरियाँ बिठा रहा है, गोटे बिठा रहा है। कारीगरी है एक बेहतरीन सी है। आप लिखते समय क्या इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मशक्क़त करते हैं? नहीं नहीं नहीं, देखिए ये क्राफ्टिंग नहीं है, ये गॉड गिफ्ट है। तो अगर क्राफ्टिंग की जाएगी वो मजा नहीं आएगा। वो बात नहीं होगी। कभी कभी रोशनाई गिर जाती है तो पेंटिंग बन जाती है, लेकिन आप खुद दानिस्ता बनाना चाहें तो फिर वैसी नहीं बनती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसलिए हम कभी भी जिंदगी में, एक और बात है कि हमारे से क्राफ्टिंग होती भी नहीं। अगर हम चाहें कि इस पर कुछ शेर कहें तो मेरा ख्याल से ऐसा नहीं है। कभी नवाज देवबंदी साहब ने ये सोचा कि भारत की जो संसद है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, 140 करोड़ का देश है ये, और लंबा अरसा हो गया आपके शेर वहाँ पढ़े जाते हैं सांसदों के ज़रिए। इसका मतलब ये है कि समाज में, देश में जो सवाल हैं, उन सवालों से बहुत नज़दीकी रिश्ता आपके शेर, आपकी कलम रखते हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए, मतलब है कि पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग और बहुत सारी असेंबलीज में लोग शेर पढ़ते रहते हैं। उससे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी से जुड़े हुए मसाइल और समस्याओं का मतलब है कि चिंतन है पोइट्री में। इसी वजह से बहुत सारे लोग पढ़ते रहते हैं। और मैं आपको अपनी खुशनसीबी बताता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी शायर को फ़कीर गुनगुनाने लगें, गायक गाने लगें, और समाज के जो जिम्मेदार हैं वो टाइम टू टाइम और समस्याओं के समाधान के तौर पर उसको पढ़ने लगें, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। मेरी खुशनसीबी ये है कि मुझे एक बड़े संत यानी कि मुरारी बापू ने राम कथा में पढ़ना शुरू किया। और अजीब बात है कि बापू जब राम कथा में मेरे शेर पढ़ते हैं तो मैंने किस तरह कहा है, बापू को इससे लेना देना कुछ नहीं है। बापू तो अपनी कथा के परिप्रेक्ष्य में उसको शेर को बना करके पेश करते हैं, और वो ऐसा फिट करते हैं लगता है कि नवाज देवबंदी ने इसी वजह से शेर कहा है। तो और एक और बात बताता हूँ, जब बापू मेरा शेर पढ़ते हैं तो बापू हमेशा ये कहते हैं कि हमारे भाई नवाज देवबंदी ने ऐसा कहा है। तो जब बापू कहते हैं हमारे भाई नवाज देवबंदी ने ऐसा कहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बापू हिंदुस्तान की तस्वीर बना रहे हैं, कोई मतलब एक अच्छी पिक्चर बना रहे हैं। ऐसे ही मुझे गाना शुरू किया तो जगजीत सिंह साहब ने गाना शुरू किया। पार्लियामेंट में लोग पढ़ते रहते हैं। ये तो शेर सुनने वाले, शेर पढ़ने वाले साबित करते हैं और वो बताते हैं कि इस बात में दम है। हकीकत ये है कि जब हम शेर कहते हैं हमें इस बात का अंदाजा आपको कभी याद है कि किस सांसद ने, नेता ने संसद में आपका पहला शेर पढ़ा? लोगों ने पढ़ा है। मैंने मुशायरा शुरू किया, सुषमा जी के तो 4-5 शेर तो मुझे याद है। कपिल सिब्बल साहब ने पढ़ा, मनमोहन सिंह साहब ने पढ़ा, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने पढ़ा, और भी बहुत सारे सांसद पढ़ते रहते हैं। और मुझे
92 की बात है शायद, एक मिनिस्टर हुआ करते थे जियाउर रहमान अंसारी साहब, उन्नाव के सेंट्रल हाँ, उन्नाव से। कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो किसी टॉपिक पर बोल रहे थे और उन्होंने बहुत लंबी तकरीर की, और लास्ट में पार्लियामेंट में लंबी तकरीर करने के बाद उन्होंने मेरी 2 लाइनें पढ़ी। उन्होंने कहा कि मेरे पैमाने में कुछ है, उसके पैमाने में कुछ, मेरे पैमाने में कुछ है, उसके पैमाने में कुछ, देख साकी हो न जाए तेरे मैखाने में कुछ। जब ये शेर पढ़ा तो राजीव गांधी साहब ने ये कहा कि अंसारी साहब 2 घंटे की तकरीर होती या ना होती, अगर ये 2 लाइनें हो जाती ये भी बहुत थी। ये भी बहुत। और दूसरी बात, आजकल मेरा एक शेर हर दूसरे तीसरे दिन पार्लियामेंट में पढ़ा जाता है, न्यूज़ एंकर्स पढ़ते रहते हैं, आर्टिकल लिखने वाले लिखते रहते हैं, बहुत मशहूर हुआ। अच्छा, शेर का कमाल ये है कि शायर का नाम तो पीछे चला जाता है, शेर मशहूर हो जाता है, चला जाता है आगे। लेकिन हमें वो कौन सा शेर है? बहुत लोग पढ़ते हैं, आपने सुना होगा कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। आपके जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका। चूंकि जितनी बातें आप कहते हैं, आदमी जब समाज में सवाल से टकराता है या ज़ाती ज़िंदगी में उसको लगता है कि नहीं ये चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक नहीं हैं, इनका सामना करना चाहिए, इनकी खातिर कुछ कहना चाहिए, तो शेर वो कहता है, आपका शेर कहता है, शायर शायद पीछे चला जाते साहब कह रहे हैं। नवाज़ देवबंदी समाज को देखते समय, अपने आप को टटोलते समय, अपनी ज़िंदगी के भीतर झांकते समय जो बड़े शेर लेकर के, उम्दा शेर लेकर के आते हैं, उनकी वजहें क्या होती हैं? समाज है, अपना ऑब्जर्वेशन है, या अपना कमिटमेंट है लिटरेचर को लेकर के या समाज को लेकर के, या कुछ कर गुजरने का कोई जुनून सा है? असल में जिसे आप बड़ा कह रहे हैं, बड़े का तो देखिए हमें पता ही नहीं चलता। हम तो बहुत छोटे से शायर हैं, छोटे छोटे शब्द हैं हमारे पास, हमारी शब्दावली भी बहुत कमज़ोर है, बहुत आम है। लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि आम आदमी तक पहुँचने के लिए शब्दावली अगर आम होगी तो हमारी बात दूर तक जाएगी, देर तक पहचानी जाएगी, आम आदमी तक पहुँचेंगे हम। मैं आपका एक शेर लिख करके लाया हूँ, और मैं यूं ही जा रहा था तो वहाँ मैं रुक गया, और मैं अपने दर्शकों को इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप देखते हैं, जो कहते हैं कि बहुत साधारण शब्द मेरे पास है, तंगी है, उस तंगी में कितने मालदार आप हैं, ये शेर बताता है। खुद को कितना छोटा करना पड़ता है, बेटे से समझौता करना पड़ता है, जब औलादें नालायक हो जाती हैं अपने ऊपर गुस्सा करना पड़ता है। ये हर घर में मौजूद है। तो जो तंगी आपकी है ना, वो बहुत बड़ा बनाती है। असल में मुझे ऐसा लगता है कि ये कुदरत की तरफ से गिफ्ट है, और हम तो कुछ बड़ा नहीं कह पाते, लेकिन सुनने वाले, पढ़ने वाले, महसूस करने वाले उसको बड़ा बना देते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे ये वाला शेर आपने अभी कहा कि खुद को कितना छोटा करना पड़ता है, बेटे से समझौता करना पड़ता है। जब मैं ये मुशायरे और कवि सम्मेलन में ये शेर पढ़ता हूँ तो सन्नाटा हो जाता है, लोगों की ज़बानें गूंगी हो जाती हैं। लेकिन जब मैं मुशायरे के स्टेज से उतरता हूँ, कवि सम्मेलन के स्टेज से उतरता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे सीने से लग कर के उनकी आंखें बोलने लगती हैं, उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। तब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई बात कही है, शायद कोई बात बड़ी हो गई है। तो इसको बड़ा पढ़ने वाले और सुनने वाले बनाते हैं। नवाज़ देवबंदी को बतौर शायर पूरा देश जानता है। नवाज़ देवबंदी को अपने बारे में अपना परिचय देना हो तो कैसे देना चाहेंगे? मेरे ख्याल से ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम यही है कि बाहर कोई आदमी खड़ा हो और खटखटाए कोई और पूछे अंदर कौन है, तो ये बताना बहुत मुश्किल काम है कि मैं कौन हूँ। गालिब ने कहा था ना कि कोई बतलाए कि हम बतलाए क्या है। तो इसलिए ये बताना बहुत मुश्किल है कि मैं क्या हूँ। मैं एक बहुत मामूली सा साधारण आदमी हूँ। मैंने ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जिया है, सेल्फ मेड हूँ। मेरे आबा व अजदाद, मेरे पुरखे ज़मींदार रहे, बड़े
मतलब काश्तकार रहे, ये सब पुरानी बातें हैं। मैंने तो जब आँख खोली तो ज़मींदारा एक्ट लागू हो चुका था। हमने अपने आप को मेहनत के लिए तैयार किया और आपको अपनी ज़िंदगी का छोटा सा संस्मरण सुनाता हूँ। मैं 5th क्लास में पढ़ता था और 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। उस वक्त 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना 5th क्लास में 8 आने, उस ज़माने में अठन्नी कहा करते थे 50 पैसे को, तो यानी कि चवन्नी और चवन्नी दोनों से मिलती थी। वो अठन्नी मेरी ज़रूरत भी थी लेकिन मेरी साधना भी थी। मैं पढ़ाना भी चाहता था, मेरी ज़रूरत भी पूरी होती थी। मगर एक बात है राणा जी, जो बदलाव ज़माने में आया, जब लोग पहले पढ़ाते थे तो लोग इबादत किया करते थे, पूजा की तरह पढ़ाते थे। हमने ऐसे ही पढ़ाया। मेरे यहाँ प्राथमिकता जो है वो संस्कारों को है, तरबियत को है। मैं एजुकेशन को सेकेंडरी चीज़ समझता हूँ हमेशा। तो मैं जब बच्चों को पढ़ाता था तो गार्जियंस ये चाहते थे कि मैं ही पढ़ाऊँ। तो जब मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया तो ज़िंदगी को वहीं से समेटना शुरू किया। खुद भी पढ़ता था। 5वीं क्लास का बच्चा क्या पढ़ा सकता है, क्या पढ़ सकता है, लेकिन शायद अंदर एक छुपा हुआ जो आदमी था, मेरे अंदर का आदमी, मेरी अंतरात्मा, उसने मुझे शायर बनाया। फिर मेरी समस्याएं जो थी, मेरे मसाइल जो थे, उनसे लड़ता रहा, जूझता रहा और ज़िंदगी को हरा करता रहा। और ये मौसम बहरहाल कुदरत ने बहुत नवाजा, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज की तारीख में आप क्या करते हैं? देखिए, मेरी ज़िंदगी का शौक शायरी है, मेरी ज़िंदगी का मिशन एजुकेशन है। मेरी ज़िंदगी में जिसे एक लाइन कहते हैं, 2 लाइनों का एक शेर होता है ना, तो उसको मिसरा कहते हैं। 2 मिसरों की ज़िंदगी है मेरी। एक मिसरा एजुकेशन है, एक मिसरा शायरी है। और मैं इन्हीं दोनों के दरमियान जीता हूँ, इन्हीं को जीना चाहता हूँ। एजुकेशन में क्या होता है? एजुकेशन में जब मैं बचपन में, मैंने जैसा बताया, मुझे खुद भी पढ़ने का शौक था और मैंने शेर भी 7वीं क्लास से कहना शुरू कर दिया था। अच्छा। मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था और वैसे तो बेसिकली जो हमारे यहाँ मंथली प्रोग्राम होते थे उसमें जाते थे। मेरे बड़े भाई शायर थे, उमर दराज खां उमर, वही मेरे उस्ताद थे, तो हम उनके साथ जाते थे, सुनने के लिए जाया करते थे। लेकिन सुनते सुनते मतलब कि खुद शेर कहने लगे और एक दिन मैंने शेर कहा तो मैंने अपने बड़े भाई को सुनाया। मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला शेर था कि शबनम शबनम तो रो के दे गई अपना सबूत गम, शबनम तो रो के दे गई अपना सबूत गम, आंखों में होना अश्क तो बतलाओ क्या करें। क्या बात है। तो ये मैंने सबसे पहला शेर कहा। तो मेरे बड़े भाई जो थे वो यकीन नहीं कर रहे थे कि ये शेर मैंने कहा है। और वैसे है भी यही बात कि जब भी आप कुछ अच्छा करते हैं समाज एक्सेप्ट नहीं करता उसको, है ना। बल्कि बहुत सारे लोग अगर कभी दाद भी देते हैं, हम कोई बहुत अच्छा शेर कह देते हैं तो कोई आदमी कहता है यार लग नहीं रहा है नवाज साहब कि आपने कहा है, तो मैं समझता हूँ ये सच्ची दाद है। तो मेरे बड़े भाई, मेरे उस्ताद की ये पहली सच्ची दाद थी। उन्होंने कहा कि यार लग नहीं रहा कि तेरा शेर है, लेकिन मैंने ही कहा था। तो बहरहाल मैंने शेर कहना शुरू किया, फिर उस शेर को जीना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जिस ज़माने में थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैं शायद इंटर पास किया था मैंने। तो उस ज़माने में आदमी की उम्र मेरे ख्याल से इंटर पास करते हुए क्या होती होगी, तो 17-18 साल, ज़्यादा 16-17-18 साल। तो यानी कि वो वही आशिकी का ज़माना, वही पर मतलब है कि जवानी की उम्र, वही खिलखिलाते हुए चेहरे, वही अच्छी सूरतों को देखना, सारी बातें थी। लेकिन मैंने उस ज़माने में भी एक शेर कहा था। मेरी ये गज़ल आई थी उस ज़माने में कि लेके माजी को जो हाल आया तो दिल कांप गया, जब कभी उनका ख्याल आया तो दिल कांप गया। ऐसा तोड़ा था मोहब्बत में किसी ने दिल को, ऐसा तोड़ा था मोहब्बत में किसी ने दिल को, जब किसी शीशे में बाल आया तो दिल कांप गया। क्या बात है। लेकिन आपको शेर सुनाता हूं, क्या बात कि 18 साल की उम्र का नौजवान इस शेर को कह रहा है कि शेर देखिए, किसी शीशे में बाल आया तो दिल कांप गया। जी, जब किसी शीशे में बाल आया तो ऐसा तोड़ा था मोहब्बत में किसी ने दिल को,
जब किसी शीशे में बाल आया तो क्या दिल कांप कांप गया। अब 18 साल के नौजवान का शेर सुनिए। शेर कहता है कि बदनजर, बदनजर कहते हैं बुरी नजर को, कि बदनजर उठने ही वाली थी किसी की जानिब, किसी की तरफ, कि बदनजर उठने ही वाली थी किसी की जानिब, अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। क्या बात है। राणा जी, ये शेर कहना आसान तो हो सकता है, लेकिन इस शेर को 18 साल की उम्र में जीना और सार्थक करना बहुत मुश्किल काम है। मैंने इसको जिया, सार्थक किया और समाज में मुझे मान्यता मिली, रिकग्नाइजेशन मिली और लोगों ने मुझे बहुत पजीराई दी। तो इसलिए शेर कहना आसान है, लेकिन उस शेर को जीना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मीर, गालिब, इकबाल बहुत लोगों को पढ़ा, लेकिन मेरा जो आदर्श है, मेरा जो आइडियल है, वो नज़ीर अकबर आबादी है। नज़ीर को मैं इसलिए अपना आइडियल मानता हूँ कि नज़ीर जो ज़िंदगी जीते हैं उसको शायरी बनाते हैं, जो शायरी करते हैं उसको ज़िंदगी बनाते हैं। मैंने भी यही कोशिश की कि जो कुछ सोचूं, जो कुछ जीऊं, उसको शायरी बनाऊं, और जो शायरी हो उसको ज़िंदगी बनाऊं। कभी आपको याद है कि कोई शेर हो, चूँकि आप जब बढ़ रहे थे उसमें बहुत सारे शायर थे, नाम आपने लिया, कुमार बाराबंकी साहब थे, मजरूह साहब थे, हजरत जयपुरी साहब थे, कैफी आज़मी साहब थे, किसी भी शायर ने आपको पकड़ा हो, बोला कि बहुत बहुत अच्छा लिखते हो और बहुत अच्छा लगा आपको? 1982 की बात है, ये बुलंदशहर एग्जीबिशन का मुशायरा था, बहुत बड़ा मुशायरा होता था। डॉक्टर बशीर बद्र साहब संचालन कर रहे थे, कंडक्शन कर रहे थे। मैंने ये गज़ल बुलंदशहर में पहली बार, यानी कि रिलीज़ ही बुलंदशहर में की थी ये गज़ल। मैंने ये गज़ल पढ़ी वहाँ पर, गज़ल ने मतलब क़यामत बर्पा कर दी। और जिस वक्त मैं ये शेर पढ़ रहा था कि गुनगुनाता जा रहा था एक फ़कीर, धूप रहती है न साया देर तक, गज़ल ने मतलब मुशायरा लूट लिया। तो बशीर बद्र साहब ने आखिर में एक तकरीर की और उन्होंने कहा कि भाई, मैं आज नवाज़ को शायर मानते हुए ऐलान करता हूँ कि मैं उसका कदरदान हूँ। तो ये बात थोड़ा सा और शायरों को तो बहुत खली, चूँकि उन्होंने ये भी कहा कि मैंने पिछले 10-12 साल में मुशायरे के स्टेज से ऐसा बड़ा शेर नहीं सुना। हालांकि ये उनकी शफ़क़त की बात है, मैं तो बहुत छोटा था, ये बड़ी बात हो गई थी, लेकिन ये मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने ऐसी बात कही, तो ये मेरे लिए खुशनसीबी थी। नवाज़ साहब, आप आए, आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर झांकने का मौका दिया, आपने जो लिखा है उस लिखे की वजहें क्या रही हैं? अमूमन होता ये है कि शायर जब लिखता है तो लोगों को लगता है कि पता नहीं शायर ने कितनी मशक्क़त की होगी, कितनी मेहनत की होगी। बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि एक शेर लिखने में महीनों लग जाते हैं। आप कहते हैं कि जनाब जैसे निकल गया वैसे आ गया। नहीं, देखिए, क्राफ्टिंग में महीनों लग जाते हैं। हाँ, शेर होने में मतलब हाँ, वो तो निकल गया। हाँ, ये मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये लाइन जो मैंने आपको 2 लाइनें सुनाई थी ना, कि मेरे पैमाने में कुछ है, उसके पैमाने में कुछ। मेरा एक भाई है, मेरा दोस्त है सुनील, तो मैं हमेशा जब शेर कहता हूँ उसे सुना देता हूँ, तो उसकी याद रहता है। उस ज़माने में कंप्यूटर तो होते नहीं, उसको सुनाया, कंप्यूटर में डाल दिया, तो वो हमेशा मिलता था, पूछता था भाईजान कुछ उसमें शेर हुआ। तो ये तकरीबन 7 साल तक मैं इस दूसरी लाइन को कह ही नहीं सका। तो मैं एक बार पाकिस्तान मुशायरे में जा रहा था, वो घर आया मिलने के लिए, फिर उसने पूछा कि भाईजान वो शेर पूरा हुआ? मैंने कहा ना बेटे, शेर पूरा नहीं हुआ। मैंने दरवाज़ा बंद किया तो दरवाजे में इतना सा फासला था, तो उसने फिर मुस्कुरा के पूछा, वो फिर तफरी करने लगा था मेरे से कि भाईजान शेर पूरा हुआ? मैंने कहा नहीं, पूरा नहीं हुआ। मैं ऐसे बंद करना चाहता था, शेर पूरा हो चुका था। वो शेर जो 7 साल में एक लाइन 7 साल में मैं क्रिएट नहीं कर सका था, वो इतने से फासले में पूरी हो गई कि मेरे पैमाने में कुछ है, उसके पैमाने में कुछ, देख साकी हो न जाए तेरे मैखाने में कुछ। तो शेर होने में मुद्दतें नहीं लगती, खुद ब खुद हो जाता है। खुद ब खुद हो जाता है। ज़िंदगी में एक, आपने कहा कि एक तो हिस्सा है मेरी ज़िंदगी का जो एक शायर का है, और एक जो है वो पढ़ाने का है, शिक्षा का, एजुकेशन का है। मैं चाहता हूँ अपने मिशन पे आप मुझे इस बात। बहुत शुक्रिया। वजह यह है कि शायर बिरादरी में जिस बात ने मुझे और ज़्यादा मुमताज़ और अलग बनाया, एक आइडेंटिटी दी। चूँकि आमतौर से शायरों के बारे में ये समझा जाता है कि ये फुटपाथ पे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, चाय खानों में ज़िंदगी गुजारते हैं, कलम में ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन फ़कीर ने अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाने के लिए पैरों में छाले डाले हैं।
उन छालों से शेर लिखे हैं, उनके मतलब एक नक्श बनाए हैं। तो मैंने अपनी ज़िंदगी का मिशन एजुकेशन को रखा, और ख़ास तौर से एजुकेशन में भी गर्ल्स एजुकेशन को। मेरा मानना है कि समाज में कोई बड़ी क्रांति और बड़ा कोई रेवोल्यूशन अगर आएगा तो वो बेटियों से आएगा। मेरा एक बहुत मशहूर शेर है कि एक आँखों के पास है, एक आँखों के पास है, एक आँखों से दूर, बेटा हीरा होता है और बेटी कोहे नूर। तो मैंने कोहे नूर को अपनी शायरी और अपने मिशन का टारगेट बनाया, और मैं इस पर काम करता हूँ। और मुझे ये शौक़ जुनून की हद तक है। हद ये है कि मैं तो अगर सफ़र भी कर रहा हूँ, जहाज़ में हूँ, कार में हूँ, बस में हूँ, शादी में हूँ, रिसेप्शन में हूँ, तो दाएं बाएं जो भी बैठा उससे यही पूछता हूँ कितने बच्चे हैं, बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ। हालांकि मुझे खुद कुछ नहीं आता, लेकिन मेरा मानना ये है कि समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत एजुकेशन की रोशनी की है, अंधेरों की जो छटा है उसको तोड़ने की है। कई दफ़ा मैं आपके व्हाट्सएप मैसेज देखता हूँ, कोई स्कूल होता है, बैनर लगा होता है, लड़कियाँ होती हैं, मेहमान आए होते हैं, और ये अक्सर होता, मैं देखता रहता हूँ कि हफ्ते में 2-3 दफ़ा, 1-2 दफ़ा तो मैं देख ही लेता हूँ। वो क्या होता है, वो जलसा क्या होता है? देखिए, मतलब मेरे जितने भी स्कूल हैं तकरीबन, मतलब कुछ स्कूल मैंने बनाए हैं और कुछ स्कूल बनवाए हैं। मान लीजिएगा मैं ऐसा महसूस करूं कि राणा जी के पास इतने पैसे हैं, इतने संसाधन हैं कि राणा जी स्कूल बना सकते हैं, तो अब मैं तैयार हो जाता हूँ। आपने एक हमारे इलाके में गाय भैंस का जो दूध निकालते हैं तो उसे पौसाते हैं, मतलब पानी डाल के उसके थन को पौसाते हैं, तैयार करते हैं, दूध देने तैयार करते हैं। तो फिर मैं पौसाने पे लग जाता हूँ कि ये किसी तरह ये गाय पौस जाए और ये दूध दे दे, यानी कि स्कूल बना ले। आदमी कहता है कि मुझे तो स्कूल बनाना नहीं आता, मुझे शौक। हम उससे कहते हैं कि स्कूल हम बनवा के देंगे, स्कूल आप बनाइए। तो वो फिर डरता है, हम उसका डर निकालते हैं। हम कहते हैं कि हम आपके मैनेजमेंट में शरीक नहीं होंगे और हम आपके फाइनेंस में शरीक नहीं होंगे। जब हम दोनों डर निकाल देते हैं वो तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमने कुछ स्कूल अपने बनाए हैं, कुछ अपने दोस्तों से, अपने चाहने वालों से, अपने मोहब्बत करने वालों से बनवाए हैं। तो इस तरह लगभग 25 स्कूलों से ज़्यादा स्कूल मैं चलाता हूँ, और मेरे सारे स्कूल बेटियों के हैं। अब मजबूर हो के मैं बेटों के स्कूल भी बना रहा हूँ। लोग ताना से देने लगे हैं मुझे कि यार ये क्या बात है कि तुम बेटियों के स्कूल बनाते हो, लेकिन मुझे कुछ मज़ा सा आने लगा है इस बेटियों के स्कूल में। एक और भी बात है, मेरा ख्याल से समाज में जिस सिंसियरिटी से बेटियां पढ़ रही हैं, बेटे नहीं पढ़ रहे हैं, तो लेकिन ज़रूरत तो इनको भी पढ़ाने की है। इतने अरसे में, चूँकि आपने 25 स्कूल बनवाए होंगे और सहारनपुर, देवबंद के इलाके में इसकी ज़रूरत बच्चियों की खातिर बहुत ज़्यादा रही है जी। आपको क्या बदलाव नज़र आया इन स्कूलों के ज़रिए, आपने जो मेहनत की उसके माध्यम से? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सामाजिक कड़वाहट जो है उसको दूर तालीम से किया जा सकता है। रिश्तों की जो कड़वाहट है उसको दूर बेटियों से किया जा सकता है। मैं एक बेहतरीन बेटी बनाता हूँ, मैं एक बेहतरीन बहू तैयार करता हूँ, मैं एक बेहतरीन बहन तैयार करता हूँ, मैं एक बेहतरीन माँ तैयार करता हूँ, मैं एक बेहतरीन सास तैयार करता हूँ। और जिस घर में बेहतरीन बेटी हो, बेहतरीन बहू हो, बेहतरीन ननद हो, बेहतरीन भावज हो, बेहतरीन सास हो, आप अंदाज़ा करिए शायद स्वर्ग उसी घर में विराज करता है, उसी घर में रहता है। तो मैं समाज को, परिवार को स्वर्ग बनाना चाहता हूँ, जन्नत बनाना चाहता हूँ। इसलिए मेरा मानना यह है कि बेहतरीन बेटी एक बड़ी क्रांति लाएगी, सामाजिक रिश्तों को जोड़ेगी। और एक बात आपको और बताता हूँ, समाज में बड़े बदलाव आए हैं। जिस ज़माने में हम छोटे छोटे से थे तो बहुत छोटे छोटे मकान हुआ करते थे। एक मंजिल के मकान, 2 मंजिल का मकान होता था, लोग चौबारा कहते थे उसको। आज 40-40 मंजिल के मकान हैं। लेकिन राणा जी, मुझे ऐसा लगता है कि उस एक मंजिल के मकान में बहुत ऊंचे लोग रहते थे। आज 40 मंजिलों के मकान में बहुत बौने लोग रहते हैं। इन छोटे लोगों तक बात पहुंचाने की ज़रूरत है। तो मैं अपनी बेटियों को इसलिए पढ़ाना चाहता हूं कि मेरी बेटियां मेरे समाज को, मेरे मुआशरे को बदलें और फिर
एक ऐसा मुआशरा और एक समाज बने जो देश को बदल दे। और देश में कोई बड़ी क्रांति अगर आएगी तो वो मेरी बेटियों से आएगी, मेरी बहुओं से आएगी, मेरी बहनों से आएगी, मेरी माँओं से आएगी। इसी उद्देश्य को लेकर, इसी ख्वाब को लेकर ये छोटी छोटी सी दो आँखें ख्वाब भी देखती हैं। अच्छा, ख्वाब रात कितनी भी छोटी हो, ख्वाब तो बड़ा ही देखना चाहिए। तो इसलिए मेरे पास संसाधन तो कम बेटियों है। की बात आपने की है, चलते चलते एक सवाल मैं करता हूँ। इस देश की संसद ने बेटियों के हक, महिलाओं के हक में 1/3 सीटें रिजर्व की, लोकसभा की और विधानसभाओं के भीतर। यानी कि अब जब आप देखेंगे कि सांसद, विधायक, तो उसमें 1/3 महिलाएं होंगी। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फैसला हमने मुद्दतों पहले किया था वो सार्थक होने लगा है। तो इसलिए खुशी की बात है। नवाज साहब, एक बुनियादी सवाल है। जब कोई आदमी शायर हो जाता है, पहचान उसकी बनने लगती है, तो उसका सपना जो है वो मुंबई जाने का होता है कि जाएंगे, फिल्मों में गाने लिखेंगे और पैसे कमाएंगे, मशहूर होंगे और होंगे। नवाज साहब को ये ख्याल क्यों नहीं आया? देखिए, एक तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि मुझे समाज ने, मुशायरों ने, कवि सम्मेलन ने मकबूलियत और शोहरत ही नहीं दी, महबूबियत भी दी है। लोग मेरे से जो मोहब्बत करते हैं, ये बड़े शहरों की ज़िंदगी आदमी को फरामोश कर देती है, भूल जाती है। बड़े से बड़े आदमी के यहाँ जाइए तो मोहल्ले वाले नहीं बता पाते कि कौन रहता है यहाँ। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात आपको बताता हूँ कि मेरा एक शेर है कि महफिल में जिसे गौर से सब देख रहे थे, महफिल में जिसे गौर से सब देख रहे थे, देखा ना उसे मैंने तो उसने मुझे देखा। ओहो। इसलिए मेरी नजर कभी उधर गई नहीं। वो कल्चर, वहाँ की सिस्टम, वो मेरे कल्चर से डिफरेंट था। वहाँ सारी चीज़ें जब टेबल पर बैठते हैं तो दूसरे अंदाज से होती हैं। मैं उसको बेयर नहीं कर पा सकता, मैं उससे शेयर नहीं कर पा सकता। तो मुझे कुदरत ने जितनी शोहरत इस रास्ते में दी है, दुनिया के आखिरी छोर को छुआया, तो इससे ज़्यादा और शोहरत की क्या ज़रूरत होती। तो इसलिए मैंने आपसे जैसा कहा था, गाया जगजीत सिंह ने, मुरारी बापू ने कथा में पढ़ना शुरू किया, है ना। तो पार्लियामेंट में मतलब मुझे लोग गुनगुनाने लगे, मुशायरों में, कवि सम्मेलन में लोग सुनते हैं और सुनाते हैं। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। आदमी को ख्वाहिश इतनी रखनी चाहिए जितनी आदमी बर्दाश्त कर सके। लेकिन आखिर में दो बातें सुनाना चाहता हूँ, दो बातें कहना चाहता हूँ। मैंने आपसे कहा था मेरा मिशन एजुकेशन है, मेरा शौक़ शायरी है। मैं अपने तमाम देखने वालों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को लिटरेरी मेंटलिटी का बनाओ। जब तक आप अपने बच्चों को साहित्य नहीं पढ़ाएंगे तो आप ये तवक्को ना करें कि फिर वही बात होगी कि खुद को कितना छोटा करना पड़ता है, बेटे से समझौता करना पड़ता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बेटे, आपकी बेटियां, आपके घर वाले आपसे मोहब्बत करें, तो आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को लिटरेचर पढ़ाया करें। लिटरेचर आदमी को इमोशनल बनाता है। इमोशनल रिश्तों का फेविकोल है, रिश्तों को जोड़ के रखता है, पैरों में जंजीर डाल देता है आदमी। जरा सी आज कोई बाप रोने लगे तो बेटे उससे मुतासिर नहीं होते, वरना तो एक आंसू जमीन पे गिर जाए तो आदमी मतलब के आंखों से उठाने के लिए तैयार हो जाए। एक मसला मैंने देखा है इन दिनों, तब ये अरसे से है, जैसे समाज बढ़ने लगा, हम कहते हैं हम तरक्की के रास्ते पर हैं, स्कूल अंग्रेजी दां हो गए, बच्चे वहाँ जाते हैं, पढ़ते हैं, भाषा का एक बड़ा संकट हो गया है। मुझे तो भाषा से जैसे दूर जाते हैं, आप अपने संस्कार से भी कटने लगते हैं। और ये एक बड़ी पीढ़ी है जो रिवाज से, संस्कार से, उस जज्बात से जिसके ज़रिए हम सब बंधे बुने रहते हैं, उससे कट रही है। ये संकट क्या आपको कभी नहीं लगा? नहीं, समाज का ये सबसे बड़ा संकट है। आप ये देखिए कि बेटा एक कमरे में रहता है, बेटी दूसरे कमरे में रहती है, माँ बाप एक कमरे में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, लेकिन तीनों कैद रहते हैं, एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, एक दूसरे को शेयर नहीं करते हैं। मेरा मानना ये है कि अपने बच्चों को लिटरेचर पढ़ाओ तो रिश्ते ज़िंदा हो जाएंगे। और मेरा कहना यह है कि लोग कहते ये हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है,
मेरा जी चाहता है कि मेरा मुल्क, मेरा भारत ये साहित्य प्रधान देश होना चाहिए। जब साहित्य प्रधान देश हो जाएगा तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकल आएगा। पारिवारिक समस्याओं का समाधान भी निकलेगा, सामाजिक समस्याओं का समाधान भी निकलेगा। तो मेरा जी चाहता है कि लोग अपने बच्चों को साहित्य पढ़ाएं। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि लोग अपने बच्चों को पैसे तो बहुत देते हैं, एक एडमिशन पर 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख रुपए बहुत आसानी से दे देते हैं, लेकिन 5 मिनट देने का वक्त आदमी के पास नहीं होता। अपनी औलादों से अगर आप मोहब्बत चाहते हैं कि वापस मिले, रिस्पेक्ट वापस मिले, तो इनके साथ वक्त गुजारा करो, इन्हें वक्त दिया करो, इनको स्पर्श दिया करो। ये जो चरण स्पर्श की प्रथा आपके यहाँ है ना, तो वो भी खत्म हो गई है। अब तो लोग घुटने पे इशारा सा करते हैं बच्चे भी। तो इसलिए इनके कांधे पे हाथ रखा करो, इनके सर पे हाथ रखा करो, कोई कनेक्टिविटी बनेगी जरूर, अंदर से कुछ उबल के आएगा। तो इसलिए साहित्य प्रधान देश बनाओ, अपने बच्चों को वक्त दो, तो मेरा ख्याल से ये मौसम हरे हो जाएंगे। मेरी जो गज़ल की किताब है उसका नाम ही पहली बारिश है, और मैं उसी पहली बारिश के इंतज़ार में हूँ कि मोहब्बत की बारिश हो, उसमें सारे लोग भीग जाएं, सारा समाज भीग जाए। ऐसी मेरी मनोकामना है, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो चलते चलते एक शेर के जरिए अपनी बात आप पूरी कीजिए। हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती, हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती, दीवार तो मिलती है बुनियाद नहीं मिलती। माँ तो हर एक औलाद को मिलती है बहुत अच्छी, हर माँ को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती। ये 2 आंखें यही ख्वाब देखती हैं कि हर माँ को एक अच्छी औलाद मिले, बेहतरीन बेटी हो। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटियां अगर पढ़ी लिखी होंगी तो कल पढ़ा लिखा हो जाएगा, बेटे पढ़े लिखे हो जाएंगे, घरों का माहौल बदलेगा, मुल्क का माहौल बदलेगा, समाज बदलेगा। इसी तमन्ना में ये छोटा सा शायर है कि मुल्क बदले, समाज बदले और हमारी बेटियां कोई नई क्रांति बर्पा करें। एक छोटा सा शायर, बड़े कद का, एक इंसान जो लिखता है वैसा जीता है, उसके जीने लिखने के बीच का फ़र्क बहुत कम है। उनका नाम है नवाज़ देवबंदी। आपने नवाज़ साहब को सुना और अरसे से मैं ये चाहता था कि आपके साथ मेरी एक बातचीत हो। बातचीत में शायर को सिर्फ मंच से देखते हैं, उसके शेर सुनते हैं, चले जाते हैं, उनको याद कर लेते हैं, कभी कभार उनको हम खुद गाते हैं, गुनगुनाते हैं। शायर कहीं दूर छूट जाता है। हमने कहा कि शायर को लेकर के आना है, उसको दिखाना है, समझना है, समझाना है। क्योंकि जिस तरबियत की बात नवाज़ साहब कर रहे थे कि तालीम ज़रूरी नहीं है, तरबियत ज़रूरी है, प्रोसेसिंग, जिस प्रोसेस से हम इंसान बनते हैं वो बहुत ज़रूरी है। और वो प्रोसेस नवाज़ साहब तैयार करते हैं, बच्चियाँ तैयार करते हैं, एक बेहतर समाज तैयार करने का सपना लेकर के चलते हैं। और वो शायर जो अपना रिश्ता समाज से रखता है और हिंदुस्तान का कल बहुत चमचमाता हुआ, चमकदार हो, उसके सपने लेकर के चलता है। नवाज़ साहब, आपने अपनी बात रखी, आज आप आए, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, इंडिया न्यूज़ का भी बहुत शुक्रिया।